हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2021-22 की अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय में भीलवाड़ा जिले का जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी भी कई सारे जिलों में अभी तक फिजिक्स के पेपर नहीं हुए, तो उन सभी के लिए और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पेपर भी आप लोगों के लिए 34 नंबर का पूछा गया है। 2 घंटे और 45 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है। चलिए फटाफट अपन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आवेश का मात्रक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर कूलाम होता है। दूसरा प्रश्न है कि लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। सर लेंस की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ लेंस होता है, वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1/f के इक्वल्स होता है। तो डायरेक्ट इसमें भी हमारे पास सीधा सीधा प्रश्न हो जाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। हम जानते हैं कि E फॉर्मूला होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो न्यूटन अपॉन कूलाम यानी न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो इसका आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र होगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दे रखा है और उसको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला टो P/E साइन थीटा होता है। साइन थीटा जब हटेगा तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी पेपर यहाँ पे पूछा गया है। पहले पार्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला है Q=NE एंड N फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में सॉल्व करके बता रखा। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स का सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ में तैयारी करवा रखी है। हम आपको विश्वास दिला दें कि बोर्ड परीक्षा में 56 नंबर का पूरा पेपर हमारे उन नोट्स के बाहर से नहीं आएगा। आधे नंबर का प्रश्न भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विभवांतर V, आवेश Q और धारिता C में संबंध लिखिए। जब हम संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़ते हैं देन हमारे पास आता है Q=V और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा Q=CV। तो Q=CV का फॉर्मूला जो है वो हमारे इस ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर हो रहा है। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C=4πε0r। तो 4πε0 जो है वो एक कांस्टेंट राशि होता है, तो C=r हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर जो है वो हमारे पास C=r हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान पेपर यहाँ पे पूछा गया है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। कोई भी चालक तार यदि आपको दे रखा है तो उसकी प्रतिरोध नहीं कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दें, कंफर्म करें, प्रतिरोधकता कह रहा है। और प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ का एक गुण होता है। तो ऑप्शन से जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी समतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब अभिलंब आपतित होती है, ये हमारे पास कोई एक समतल दर्पण है और इसके अंदर जब कोई प्रकाश की किरण एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगी, अभिलंब आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण है वो वापस उसी पथ से लौट जाती है। तो इसमें अभिलंब के साथ बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो बराबर होगा। और इस सिचुएशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान अभिलंब के साथ 0 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है F=r/2। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। F=r/2। देखें F=r/2 हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हो जाना चाहिए।
वक्रता त्रिज्या के अंदर जो संबंध है वो इसमें से कोई भी प्रश्न जो कोई भी ऑप्शन जो है एफ इज इक्वल्स टू 1/r ये भी नहीं होगा, एफ इज इक्वल्स टू आर ये भी नहीं होगा, एफ इज इक्वल्स टू 2r ये भी नहीं होगा, एंड एफ इज इक्वल्स टू r/4 ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को बोनस अंक मिलने वाला है, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास r/2। क्लियर है। आगे हमें कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न दे रखे हैं, उनका 11वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि मीटर सेतु जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हम जानते हैं कि मीटर सेतु है वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है फाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लें हम, डी फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो बी जो होता है वो हमारे पास टेस्ला होता है, टेस्ला लगेगा, और इनटू में एरिया जो है इसका मात्रक जो है वो मीटर स्क्वायर लगेगा। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। 14 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ जो होगा उसके तल के हमेशा लंबवत होती है। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए कोई धनावेश है और इसकी वजह से समविभव पृष्ठ जो होगा वो गोलाकार बनेगा, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के तल के लंबवत बनेगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं, दो कंडीशन हैं। उन दोनों कंडीशन को जब अपन अलग अलग लिख करके एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से ज़्यादा के ऊपर आपतित होती है तो वो उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। तो स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स जो होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस बंद पृष्ठ में रखे गए आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होगा। किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का मतलब लेंस शक्ति से है यहाँ पे। तो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f, और इसको हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं, और इसका मात्रक जो है वो मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है और डायोप्टर भी लिखा जा सकता है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम का स्टेटमेंट लिखिए। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो कूलाम का बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भंवर धाराओं की दो हानियां लिखिए। तो भंवर धाराएं जो हैं वो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, यानी अनावश्यक ऊष्मा हानि होती है। भंवर धाराओं की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अनावश्यक हीट जनरेट होने की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है। इससे हमें 100% आउटपुट प्राप्त नहीं हो सकता। सिंपल, आप कोई भी दो भंवर धाराओं की वजह से हानियां जो हैं, भंवर धाराओं की वजह से इंस्ट्रूमेंट है वो गर्म होकर के जल सकता है। आगे कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन का फॉर्मूला है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें डेरिवेशन नहीं लिखना क्योंकि हमें 1 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो इसके अंदर हमें, जब हम पतले लेंस से अपवर्तन से ठीक पहले वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पे हमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे लिखना चाहिए। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर वोल्टता पतनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। यानी जितने भी वोल्टेज होंगे बैटरी से उत्पन्न होने वाला वोल्टेज और जितने प्रतिरोध होंगे उनके सिरों के ऊपर जो विभव पतन होगा उन सब का बीजगणितीय योग जो है वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक तार है, उसके 100 फेरों की कुंडली बनी हुई है, प्रत्येक की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, इसमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2D होता है, और म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है 4π10⁻⁷ वैल्यू होती है। I की वैल्यू हम 0.40 यहाँ पे लिख देंगे, नीचे हम 2 लिखेंगे, उसके बाद में D की वैल्यू जो सेंटीमीटर में है 8,
इसको हम मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से गुणा करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि फेरों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे हम इसको n से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी हम यहाँ पे इसे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। वीडियो की स्क्रीन को आप एक बार पॉज कर लें और इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन जो है वो आप करके और इसका आंसर जो है वो आप कैलकुलेट कर लें। 23वां प्रश्न, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे 1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे किसी कार की संचायक बैटरी जो है उसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी ई का जो मान है वो आप लोगों को 12 वोल्ट दे रखा है। बैटरी का इंटरनल प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से जिसे हम डिनोट करते हैं, वो 0.4 ओम है। यहाँ पे ओम का संकेत देना चाहिए था। बैटरी से अधिकतम धारा का मान कितना लिया जा सकता है? बैटरी को जब आप किसी विद्युत परिपथ के अंदर जोड़ेंगे तो इस परिपथ के अंदर अधिकतम धारा कितनी ली जा सकती है? तो ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसका मान आप जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट जाएगा। और प्रतिरोध का मान कम करके आप कितना ले सकते हैं? सर 0 ओम ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन में इस परिपथ में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है वो I = विद्युत वाहक बल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस E/R हो जाएगा। तो 12/0.4 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 120/4 हो जाएगा। 4 से कटेगा तो ये 30 एम्पियर का जो करंट है वो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर यहाँ पे दिया गया। अगला प्रश्न 1 नंबर का है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो जब दो समान परिमाण के +Q और -Q समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यदि इस विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर लिया जाए तो उसे अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका मात्रक जो होगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, बीच की दूरी का जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। तो कूलाम इंटू मीटर जो है वो इसका मात्रक हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा कीजिए। यानी सेल जो बना होता है उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो जिस विद्युत अपघटे पदार्थ के अंदर डूबे रहते हैं। तो विद्युत अपघटे पदार्थ जो है वो आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर सेल के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आयनों की वजह से होता है। तो उन आयनों के प्रवाह के अंदर जो विद्युत अपघटे पदार्थ है वो अवरोध उत्पन्न करता है। उस अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ये आप लोग जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर यदि आप विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का जो पूरा बड़ा डेरिवेशन है वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को इसका रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा और इसका जो परिपथ चित्र है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। जितने भी हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो पेपर हैं पढ़े हैं उनके अंदर ये प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन B/dl वेक्टर का जो रेखा समाकलन है वो μ0 सिग्मा I के बराबर होता है। इस नियम का उपयोग करते हुए लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालिए। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास μ0 I/2πd हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल के अंदर पढ़ेंगे तो हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ बहुत आसान भाषा के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 27वां प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था RBSc के पाठ्यक्रम के अंदर। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर नंबर 11 में जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का थंबनेल के ऊपर डायग्राम या नाम लिख करके टाइटल देख करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका परिपथ चित्र बनाना है, इसकी आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखनी है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लीज़ पढ़ लीजिए इनको एक बार बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने से पहले। कम से कम इन प्रश्नों को तो आप जरूर पढ़ लें।
एकवर्णी प्रकाश के लिए कांच के प्रिज्म से अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाइए। आप लोगों को पता है कि इस तरह से आपके पास एक प्रिज्म दिया गया है जिसका नाम हम ABC लिख देते हैं। ये एक अपवर्तक पृष्ठ है और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ पे हम अभिलंब बना लेते हैं, यहाँ पे अभिलंब बना लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कोई एक प्रकाश की किरण जो है वो आपतित होगी, उसके बाद में इसका अपवर्तन होगा और उसके बाद में दोबारा इसका अपवर्तन होगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसकी स्थिति में ये प्रारंभ में इस तरीके से सामने चलते हुए आ रही थी और अंतिम किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो इस न्यूनतम विचलन कोण का जो फॉर्मूला है वो भी हमें यहाँ पे डिराइव करना होगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन और पर्दे के कांच के अपवर्तनांक जो है, पदों में कांच का अपवर्तनांक जो है उसके बीच व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट म्यू -1 इंटू ए का जो रिजल्ट है प्रिज्म से अपवर्तन, चैप्टर नंबर 11 के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ई एक्स के ऊपर जो वैल्यू है आपके पास 2kp/r³ का जो डेरिवेशन, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये रिजल्ट याद भी होगा। द्विध्रुव के एक्स अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी है। यदि आप पहले चैप्टर के अंदर डाइपोल के एक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अंतिम प्रश्न है इसका, लास्ट अथवा का प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। गाउस के नियम से एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। आवेशित अनंत विस्तार समतल चादर के कारण, चादर का मतलब है यहाँ पे परत आप लोगों को दे रखा है। परत का मतलब है कि आप इसे चालक ले सकते हैं या कुचालक भी ले सकते हैं। तो आप इसको कुचालक परत मान करके यदि सॉल्व करेंगे तो भी आप लोगों को क्लियर होगा। बोर्ड परीक्षा में ऐसी त्रुटि जो है वो नहीं आएगी। डेफिनेटली यहाँ पे चालक या कुचालक परत शब्द जो है वो 100% दिया हुआ रहेगा। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जब कुचालक परत का डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और जैसा भी आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप इसे अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ उनके अंदर आप शेयर करके हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।